ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में, बट हम लोग बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर डबल बॉन्ड के बारे में, पर डबल बॉन्ड। बिकॉज लास्ट मैंने सेशन में आपको बता दिया था कि अगर हमारे पास में कोई कंपाउंड है जिसके अंदर दो डबल बॉन्ड्स हैं, जैसे हमने कहा था नॉर्मली कि अगर मेरे पास एक ये वाला कंपाउंड है और एक ये वाला कंपाउंड है, तो दोनों में से इस वाले कंपाउंड की या पहले वाले कंपाउंड की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? बिकॉज हम ये जानते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उसमें ज्यादा बॉन्ड्स का हाइड्रोजनेशन होगा, ज्यादा बॉन्ड्स का हाइड्रोजनेशन होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब सबसे पहली चीज यही होनी चाहिए, हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी एल्कीन का, हम कोई भी एल्कीन ले सकते हैं, अगर हम उस एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हाइड्रोजनेशन करने पर हमें एल्केन प्रोडक्ट मिलता है और साथ साथ में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, या आप सिंपल ये कह सकते हो कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमें एक चीज अब पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी इसको जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको एक चीज का आइडिया होना चाहिए, वो ये है कि अगर मान लीजिए मैं ऑपोजिट प्रोसेस के बारे में बात करूं, मान लीजिए मैं ऐसा कहूं आपसे कि मेरे पास एक एल्केन है, पर उस एल्केन में से मैं हाइड्रोजन निकाल करके ये एल्कीन बनाना चाहता हूं और मैं 2H2 को जो है वो अलग कर देना चाहता हूं, तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि सेकेंड वाली रिएक्शन में, क्योंकि हम इस वाली रिएक्शन को इन्वर्ट कर रहे हैं जस्ट, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो एक्चुअली पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि प्रोसेस इन्वर्ट करने पर डेल्टा एच की वैल्यू भी अपनी जो साइन है उसको चेंज कर लेती है। अगर ये वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो दूसरा वाला प्रोसेस डेफिनेटली एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। इसको अब हम एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से कि मेरे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ में ये जो लेवल है, ये जो एनर्जी लेवल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एल्केन को, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्यूटेन को, और ये एक्सिस जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम एक चीज ध्यान में रख सकते हैं कि अगर मैं इसमें हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करूं या मैं इसमें डबल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूं ब्यूटेन के अंदर, या ब्यूटेन की जो चेन है उसके अंदर अगर मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स को निकालना चाहूं और डबल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूं, तो उसके लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब लेट अस से कि मुझे इस पर्टिकुलर ब्यूटेन मॉलिक्यूल से 2 ब्यूटीन बनाना था, तो हम ये मान लेते हैं कि 2 ब्यूटीन बनाने के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ी। लेट अस से कि उसकी वैल्यू x है, तो हमें ब्यूटेन से 2 ब्यूटीन बनाने के लिए x किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर हुई, या x किलो जूल पर मोल की एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ी। तो अब आप एक बात बताइए, अगर हम 2 डबल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करना चाहें इसी ब्यूटेन की चेन के अंदर, अगर हम नॉर्मली कहें कि मुझे दो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने हैं ब्यूटेन की चेन के अंदर, तो हमें पता है कि हमारा कंपाउंड ब्यूटा 1,3 डाइईन बनेगा, जो कि ये वाला कंपाउंड है। तो क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड्स 2 हैं, तो सीधी सी बात है, नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो +2x होनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेड है, इतना आप सोच रहे हो, बट वो ऑब्जर्व्ड इतनी नहीं आएगी। आपको 2x अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, आपको उससे कुछ कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज सिस्टम के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, तो यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। तो हम बोलेंगे कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी यहां होनी चाहिए, तो वो इस लेवल पर होगी नहीं, वो इस लेवल पर आएगी। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड रेजोनेंस शो कर सकता है, हेंस हम लोग बोलेंगे कि इतनी एनर्जी जो है वो रेजोनेंस एनर्जी कहलाने वाली है, या रेजोनेंस एनर्जी की वजह से स्टेबलाइजेशन आ रहा है सिस्टम के अंदर, और जो ऑब्जर्व्ड या जो एक्सपेक्टेड एनर्जी है उतनी एनर्जी होगी नहीं, कंपाउंड में केवल इतनी एनर्जी लगेगी। तो लेट अस से कि इतनी एनर्जी को जो हमने बनाया, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, लेट अस से कि वो 2x माइनस रेजोनेंस एनर्जी है। माइनस क्यों लिखा मैंने, माइनस रेजोनेंस एनर्जी क्यों लगा रहा हूं मैं? माइनस रेजोनेंस एनर्जी लगाने का एक सिंपल रीजन है, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी की वजह से स्टेबलाइजेशन आ रहा है और एनर्जी कम हो रही है, इसलिए मैंने 2x माइनस रेजोनेंस एनर्जी लिखा। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि मान लीजिए अगर मेरे पास में 2 ब्यूटीन है और 2 ब्यूटीन में मैं आपसे पूछूं कि पर डबल बॉन्ड कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई, या पर डबल बॉन्ड, पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
आपने कितनी एनर्जी यूज करी, तो आप इसको बोलेंगे भाई यहां पे तो x किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर हो गई। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास में ये जो कंपाउंड है उसके लिए पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितनी एनर्जी लगी, तो देखिए बड़ा आसान है। 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए आपको 2x माइनस रेजोनेंस एनर्जी, इतनी एनर्जी लग रही थी। तो पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितनी लगेगी, पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितनी लगेगी, डिवाइड बाय 2। पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितनी लगेगी, 2x माइनस आर ई बाई 2, जिसको आप x माइनस आर ई बाई 2 लिख सकते हैं। क्या ये वैल्यू x माइनस आर ई बाई 2 ये लेस नहीं होगी इस पर्टिकुलर वैल्यू से, x से? आप x में से रेजोनेंस एनर्जी -2 इतनी एनर्जी हटा दे रहे हो, तो सीधी सी बात है ये वैल्यू कम हो जाएगी और ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो आप ये हमेशा समझिएगा कि इस सिस्टम में रेजोनेंस आ जाने की वजह से आपकी जो एनर्जी है वो कम हो जा रही है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर आपसे कभी भी पूछे तो आप वहां पर हमेशा कहेंगे कि हमारा जो हमारा ब्यूटा 1,3 डाइईन है वहां पर हमारा जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है उसका वैल्यू एक्चुअली कम आएगा, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्यूट 2 के लिए ज्यादा आएगी। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा हमें दिमाग लगाने का कुछ होता नहीं है इसके अंदर। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, आपको बस वहां पर ये चेक करना है कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ही चेंज हो जा रहे हैं वहां पे उन्होंने डायरेक्टली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछी है या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पूछी है, तो वहां पर आप ये कॉन्सेप्ट लगा करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।